तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनकम टैक्स में डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80 के डिडक्शंस हैं, वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो कैसे लेस किए जाते हैं, वो चीज़ आज अपन को समझनी है। तो नोटिंग्स का वीडियो आप देख चुके होंगे। अब उन नोटिंग्स का कैसे यूज करना है वो चीज अपन देखेंगे। और इसके लिए सबसे पहले अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। Mr. Pawan has provided the following information. Compute is total income for the assessment year. Total income निकलती है जीटीआई में से सेक्शन 80 के डिडक्शन लेस करने के बाद। बेसिक सैलरी मिल रही है 25,000 रुपये पर मंथ, यानी टोटल 3 लाख रुपए मिल रही है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखेंगे बेसिक सैलरी और ये 3 लाख रुपए मिल गई। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो ये तो इसका खुद का कंट्रीब्यूशन है, तो ये तो सैलरी के अंदर ही इंक्लूड है। हमने सैलरी पूरी लिखी है तो लेस तो की नहीं है, तो ये तो उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसके फंड में अलग से मिला 37,500। तो इसका रूल मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपका हो रहा है तो 12% तक एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। 12% तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो 3 लाख की सैलरी है, 3 लाख का 12% होता है 36,000। तो 36,000 तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर एम्प्लॉयर ने इसके फंड में डाला 37,500, तो गवर्नमेंट कहती है 36 तक तो कोई टैक्स नहीं है। पर आपके ऊपर के जो 1,500 रुपए आपके फंड में आए हैं वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम होगी। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 12% के बाद 1,500 रुपए जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 3,01,500। और कुछ कह नहीं रखा तो आपको पता होगा सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है। एक्चुअल सैलरी 3,01,000 ग्रॉस सैलरी या 50,000, दोनों में से जो कम हो तो 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी आ जाएगी 2,51,500। आगे चलते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है 2,40,000 और उस पर म्यूनिसिपल टैक्स 24,000 है। पेड किए टेनेंट ने 12,000, तो बाकी के तो पे हुए नहीं, तो उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू है 2,40,000। म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन केवल तभी मिल सकता है जब टेनेंट उसे पे करे, सॉरी ओनर उसे पे करे। यहाँ टेनेंट ने पे किया है तो टेनेंट वाले का डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता। इसीलिए म्यूनिसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं है, क्योंकि आप ओनर है और आपने कोई पेमेंट नहीं किया। तो एनुअल वैल्यू आ गई 2,40,000 और उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है 30%। जैसे सैलरी में 50,000 फिक्स है या 30% फिक्स है, 2,40,000 का 30% 72,000 लेस कर दिया और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 1,68,000। और कोई इनकम है नहीं, तो यही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 4,19,500। तब आगे अपन चलें कि अब देखें म्यूनिसिपल वैल्यूएशन वाला काम हो गया, म्यूनिसिपल टैक्स का हो गया, रेंट रिसीव्ड। अच्छा, रेंट रिसीव्ड से वैसे इसको कंपेयर करना था 1,80,000 या 2,40,000, दोनों में से जो ज्यादा हो, इसीलिए यहाँ 2,40,000 जो है वो लिया है। तो ध्यान देना ग्रॉस एंड वैल्यू दोनों से जो ज्यादा हो। अब यहाँ इसने कुछ पेमेंट्स किए हैं, ये देखिए ये वाले, यहाँ से इसने कुछ पेमेंट्स किए हैं। इन पेमेंट्स को हम देखेंगे क्योंकि 80C का डिडक्शन आपको इस क्वेश्चन में सीखना है। 80C के लिए मैं आपको बता दूं, से के साउंड से सेविंग याद कर लो। 80C सेविंग के लिए होती है ना। गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप वेरियस सेविंग्स कीजिए, आप जिन सेविंग्स में पैसा लगाएंगे उस पर हम आपको डिडक्शन देंगे। और मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन जो है वो हम आपको देंगे। और उसके अलग अलग लिमिट्स हैं, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले इन्होंने LIC प्रीमियम पेड किया, पॉलिसी 1 लाख की है और 25,000 रुपए का इन्होंने प्रीमियम जो है वो उस पर पे किया है। ठीक है, तो देखो LIC प्रीमियम अपन यहाँ देख रहे हैं, LIC का केवल 10% तक का ही डिडक्शन मिलता है। ध्यान देना, जितने की पॉलिसी है, पॉलिसी 1 लाख की है, 1 लाख का 10% 10,000। तो इन्होंने प्रीमियम तो 25,000 पे किया है, पर गवर्नमेंट डिडक्शन सिर्फ अपने हिसाब से दे रही है, 10% का देती है मैक्सिमम डिडक्शन। 10,000 रुपए का डिडक्शन मिला है, जबकि प्रीमियम आपने यहाँ अगर आप देखेंगे तो 25,000 का पे किया है। ट्यूशन फी 3 बच्चों की पे की 14,000 रुपए पर चाइल्ड, टोटल 42,000। ये स्कूल में जो पढ़ते हैं, स्कूल की जो फी की रिसिप्ट होती है उसमें जितना ट्यूशन फी वाला पार्ट होता है उस पर आपको छूट मिल सकती है। लेकिन यहाँ 3 बच्चों के लिए पे की है, लेकिन डिडक्शन जो है वो सिर्फ आपको 2 बच्चों के लिए मिलता है। तो 14,000 एक बच्चे का, तो 2 बच्चे का 28,000 होगा। तो कुल मिलाकर आपको ट्यूशन फी पे यहाँ देखिए 28,000 की छूट जो है वो आपको मिल सकती है। ठीक है,
इस तरह से हर चीज का ध्यान से करना पड़ेगा। डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 6 ईयर अंडर द स्कीम नोटिफाइड फॉर सेक्शन 80C बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेविंग्स जमा कराई हैं 6 ईयर की डिपॉजिट है, यानी मिनिमम 6 साल की डिपॉजिट का होना चाहिए। तो उसमें 50,000 रुपए से जमा कराए हैं, तो जितने भी रुपए जमा कराए हैं उस पर छूट मिलेगी। तो इस पर कोई लिमिट नहीं है, 50,000 रुपए तक की छूट आपको इस पर मिल सकती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC 8th इशू भी आपने परचेज किए हैं, तो जितने भी परचेज किए हैं 5,000 की छूट आपको, 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया आपने तो NSC पे 5,000 रुपए की छूट आपको ये मिल जाएगी। सही है, ये फिक्स रूल है। LIC प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हैंडीकैप्ड सन, जो कि डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, इसकी पॉलिसी 1 लाख थी, उस पर प्रीमियम हमने पे किया 20,000 रुपए। ऊपर वाली जो पॉलिसी थी वो जो थी वो खुद की पॉलिसी थी। अब यहाँ इसने हमने बेटे के नाम की पॉलिसी भी ले रखी है, 1 लाख की पॉलिसी है, 20,000 रुपए प्रीमियम पे किया है। तो ध्यान देना, खुद की पॉलिसी पे मैक्सिमम लिमिट है 10%, लेकिन अगर आपने किसी हैंडीकैप्ड अपने मेंबर के लिए ली है तो उस पर छूट है 15%, यानी 1 लाख का 15% तक की छूट मिल सकती है। इसने इवन प्रीमियम 20,000 पे किया है, लेकिन मैक्सिमम छूट 15% तक की मिल सकती है। तो 15,000 की छूट 80C के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा डिपॉजिट इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड मिस कनिष्का अंडर द सुकन्या समृद्धि स्कीम, 15,000 रुपए इसने जमा कराए, ये भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है। तो 15,000 रुपए जो है इसने जमा कराए हैं, तो जितने रुपए जमा कराए हैं उस पूरे की छूट 15,000 की मिल जाएगी। अब इसके अलावा एक इसका अगर आप देखें ऊपर ही ऊपर कि इसने खुद के कंट्रीब्यूशन किया था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 37,500, तो ये भी तो सेविंग हुई कि इसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अपने प्रोविडेंट फंड में जमा करा दिया, जो कि इसको रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। तो ये भी सेविंग है 37,500 की। ये 37,500 कहलाता है खुद का कंट्रीब्यूशन, ओन कंट्रीब्यूशन इन ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और कोई सेविंग है नहीं। तो 80C के अंदर टोटल इसने सेविंग की है 1,60,500, लेकिन गवर्नमेंट ने लिमिट ही 1,50,000 कर रखी है। तो आप 1,60,000 कर दो, पर डिडक्शन आपको 1,50 से ज्यादा का किसी हाथ में नहीं मिल सकता। दोनों में से जो कम होगा ना, 1,60 या 1,50 दोनों में से कम हो, मान लो यहाँ 1,40 होता तो 1,40 या 1,50 दोनों में से कम हो तो 1,40 का डिडक्शन मिलता। यहाँ 1,60 और 1,50 है, दोनों में से कम हो तो कम क्या, 1,50। तो यहाँ डिडक्शन जो मिलेगा वो 1,50 का मिलेगा। तो लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,50,000, 4,19,500 में से 1,50,000 गए तो ये बचा 269,500, इसी को अपन टोटल इनकम कहेंगे। तो ये होते हैं सेक्शन 80C के डिडक्शंस। तो ध्यान देना, ये अपन ने 80C का यूज सीखा है। लिस्ट आपको पूरी याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। लिस्ट आपको नोट्स में दे रखी है, उसको 3-4 बार पढ़ के रखें, और जब क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगी जो जो रूल यूज होता जाए उस पर टिक लगाते जाएं, क्योंकि वो रूल तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उपाय नहीं है। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रमोद फॉर द असेसमेंट ईयर। तो वही पहले टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, पहले ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंचना पड़ेगा, फिर डिडक्शन लेस करेंगे, तो फिर आप टोटल इनकम तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंचे। तो देखिए इसमें दे रखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस आपकी 60,000। तो आप बिजनेस में इनकम दिखा सकते हैं अपनी कितने रुपए, 60,000। और दे रखा है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है 1,40,000 का, तो इसको आप दिखाएंगे कैपिटल गेन में। ये रहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, और ये है किसके अंदर, कैपिटल गेन हेड में 1,40,000। और क्या दे रखा है देखो, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दे रखा है 1,75,000, तो ये भी कैपिटल गेन हेड में ही आएगा। इसको अलग से दिखा दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,75,000। आगे आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म डिपॉजिट, 15,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो ये इंटरेस्ट आपको मिला है, तो ये अदर सोर्सेज की इनकम हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म डिपॉजिट 15,000 रुपए आपने दिखा दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। आगे LIC प्रीमियम, ये तो पेमेंट है, पेमेंट है, पेमेंट है, पेमेंट है। PPF में पैसा जमा कराया, कंट्रीब्यूशन टू यूलिप है, हाउसिंग लोन का पेमेंट किया आपने, और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, ये टेकन द लोन फ्रॉम LIC, और कोई इनकम ऐसा दे नहीं रखी है। अच्छा, घर का इन्होंने है ना हाउसिंग लोन का पेमेंट किया है यहाँ, ये देखो। और क्वेश्चन में कहीं भी कह नहीं रखा कोई रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसका पर्सनल यूजेबल हाउस है। तो इस कंडीशन में
ये देखो लिखा हो ना, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विच वाज कंप्लीट ऑन दिस विच इज यूज्ड बाय प्रमोद फॉर हिज ओन रेजिडेंस, यानी वो किराए पे नहीं दे रखी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसकी एनुअल वैल्यू होती है निल। जो घर आप खुद के रहने में यूज लेते हैं उस पर कुछ कमाते तो है नहीं, तो उसके एनुअल वैल्यू ली जाती है निल। और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कही है तो 66,000 आपका है टोटल। आपने प्रीमियम पे किया है, सॉरी LIC का इंस्टॉलमेंट पे किया है इसमें हाउसिंग लोन का, और उसमें से 24,000 रुपये प्रिंसिपल है। तो 66,000 की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 24 तो प्रिंसिपल ही है, तो बाकी का इंटरेस्ट हुआ 42,000। अब 42,000 का इंटरेस्ट है तो 42 की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन लोन लिया गया था 1 जुलाई 97 यानी 1499 से पहले। और रूल कहता है कि यदि कोई भी लोन 1499 से पहले लिया हो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में उस पर इंटरेस्ट की लिमिट होती है मैक्सिमम 30,000 की। तो इसीलिए 42,000 का डिडक्शन नहीं मिल सकता, आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, और इस तरह से आपकी इनकम आ जाएगी माइनस का 30,000। अब आपकी टैक्सेबल इनकम माइनस का 30,000 है, आप इसे कहीं से भी लेस कर सकते हैं। हमने इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से लेस कर दिया, इससे हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई आपकी 0, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 रुपये कम हो गया क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहाँ से सेट ऑफ कर लिया है। तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा सिर्फ 1,45,000 का, क्योंकि हमने 20,000 यहाँ से सेट ऑफ कर लिए। अब आप पेमेंट्स कर रहे हैं, देखो सबसे पहले LIC प्रीमियम आपने पे किया है, टेकन ऑन हिज लाइफ ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। 1 लाख की पॉलिसी है, 25,000 रुपये का प्रीमियम पे किया, जबकि हम जानते हैं कि आपको इस पे 25,000 का डिडक्शन जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप वर्किंग नोट में चलिए और आपको इस पे मिल रहा है 20%। अब आप कहोगे सर 20% क्यों मिल रहा है? एक्चुअली क्या है, इसमें एक डेट सिस्टम है कि अगर इस तारीख से पहले का होगा तो देखो ये यहाँ दे रखा है आपको कि कितने परसेंट तक की जो डिडक्शन है वो आपको मिल सकती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर डेट के पहले का हो ना तो उस पर पॉलिसी पे प्रीमियम 20% तक डिडक्शन था। इस साल का अगर अपन बात करें कि इस साल पॉलिसी ली है तो 10% ही है, लेकिन उस पर उस वक्त 20% था, इसलिए 1 लाख का 20% ये आपका आ जाएगा 20,000 रुपये। ये 1/4/2013 से पहले का शायद इसका रूल है। अगर उससे पहले लियो तो उस पर 20% की छूट थी, उसके बाद की जो पॉलिसी ली गई है उस पर 10% की है। फिर आपने LIC पॉलिसी ली थी 15 मई 2012 को ली थी, और किसके ली थी? मेजर सन की ली थी, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और उसका सम अश्योर्ड था 20,000, प्रीमियम था 6,000 का। तो पॉलिसी 20,000 की है और उस पर 15% तक की छूट आपको मिल सकती है। 31 मार्च 2013 तक तो 15% थी, उसके बाद वो 10% हो गई थी, तो उसको 10% की छूट मिलेगी। 20,000 की पॉलिसी है, उसका 10% आपका हो गया 2,000। इसका एक चार्ट मैं आपको दे दूंगा कि कौन सी डेट से कौन सी रेट एप्लीकेबल है। फिर LIC पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर, तो इस पर कोई छूट नहीं मिलती है ये, क्योंकि इसमें केवल आपकी आपकी स्पाउस जीवन साथी की और आपके बच्चों की मिलती है, भाई बहन की नहीं मिलती है। फिर LIC प्रीमियम ऑन द पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ डिपेंडेंट मदर, इस पे भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा खुद की, बीवी बच्चों की, और बीवी बच्चों की और आपकी, बस इतनी की छूट मिलती है। फिर अमाउंट डिपॉजिटेड इन PPF में 1 लाख रुपए जमा कराए, इस पे आपको छूट मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो PPF पे 1 लाख रुपए की छूट जो है वो आपको मिल रही है। और देखें कंट्रीब्यूशन टू यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 4,000 रुपये, इस पर पूरी छूट मिलेगी 4,000 की। तो ATC में इसको 4,000 रुपये की छूट यहाँ भी पूरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, उसने लोन का पेमेंट किया था 66,000 का, उसमें से 24 ही प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल की छूट यहाँ मिलती है, इंटरेस्ट की छूट यहाँ नहीं मिलती है, क्योंकि इंटरेस्ट की छूट का जो वो है एरिया वो यहाँ है, इसलिए प्रिंसिपल की छूट मिल सकती है। और प्रिंसिपल सिर्फ 24 था, तो 24 पे ही आपको ATC की छूट मिलेगी। और उसके बाद आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, और म्यूचुअल फंड में पैसा आपने लगाया 18,000 रुपये का, तो 18,000 की छूट आपको यहाँ भी मिल जाएगी। कुल मिलाकर सबका टोटल करोगे तो ATC पे आपको 1,68,000 का एलिजिबल अमाउंट है, आपको इतने की छूट मिल सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि मैक्सिमम लिमिट ATC की 1,50,000 है, 1,50,000 से ज्यादा की छूट हम दे ही नहीं सकते। तो सर फिर तो 1,50,000 की छूट दे दो, लेकिन आप देख रहे हैं सर यहाँ तो ATC का छूट केवल 75 ही मिल रही है, 1,50 भी नहीं मिल रही। तो अब इसका क्या रीजन हो सकता है? इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपकी है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी? 3,60,000।
80 के डिडक्शन के लिए मैंने आपको नोट्स में बात समझाया था कि LTCG आप अलग कर लीजिए। LTCG जो थी वो थी आपकी 145। STCG अंडर सेक्शन 111A अलग कर लीजिए और वो थी आपकी 140। तो 360 में से 145 और 140 285 तो अलग हो गए, तो रिमेनिंग टोटल इनकम कितनी बची? 285 अलग हो गए तो ये बची 75। सेक्शन 80 के डिडक्शन यहाँ से और यहाँ से तो मिल ही सकते ना। सेक्शन 80 के डिडक्शन LTCG और STCG अंडर सेक्शन 111 में से मिल ही सकते, वो केवल रिमेनिंग टोटल इनकम में से मिल सकते हैं और रिमेनिंग टोटल इनकम 75 बची है। तो वैसे तो आपका डिडक्शन जो आना चाहिए है वो आना चाहिए कि 1,68,000 आपका एलिजिबल अमाउंट है या 1,50,000, दोनों में से जो कम हो, तो दोनों में से जो कम है 1,50,000, तो 1,50,000 की छूट मिलनी चाहिए। पर 1,50,000 की छूट 1,75 में से, इससे 75 में से कैसे दें? यहाँ 1,50 की छूट अब नहीं मिल सकती, अब यहाँ केवल मैक्सिमम कितने की मिल सकती है? 75 की छूट ही मिल सकती है, क्योंकि इन दोनों में से तो ATC का डिडक्शन मिल नहीं सकता, तो 75 मैक्सिमम मिल सकती है, इसीलिए 75 की ही डिडक्शन मिली है और देन आपका टोटल इनकम आ गया 2,85,000। तो ये जो वर्किंग नोट है ना, सबसे पहले कसम खा लो, सबसे पहले ये आपको क्लियर करना है, क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और अनजाने में 1,50,000 का डिडक्शन दे दिया तो आगे का पूरा कंपटीशन गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी डिडक्शन दो इनको अलग अलग करो, बाइफरकेट करो कि GTA में से LTCG अलग करो, STCG अंडर सेक्शन 111 ये अलग कर लो और रिमेनिंग टोटल इनकम अलग कर लो। फिर रिमेनिंग टोटल इनकम में से ही सेक्शन 80C का डिडक्शन देना है। ये बात क्वेश्चन में कहीं लिखी नहीं जाएगी, ये आपको याद रखना है कि ऐसा करना है। यहाँ भी क्वेश्चन में लिखा नहीं था, लेकिन ये आपको याद रखना है कि 80C का डिडक्शन केवल रिमेनिंग टोटल इनकम में से मिलता है। ये आपको अलग से रफ वर्क जो है पहले ही कर लेना पड़ेगा, नहीं तो आप जल्दबाजी में गलती से डिडक्शन दे देंगे, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो अब हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। The following are the particular of investment and payment made by Mrs. Jyoti, employed with Kakaria Limited, और इन्होंने कोई डिपॉजिट कराई कंट्रीब्यूशन किया और you are required to compute different deduction available to Mrs. Jyoti for the assessment year। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तब क्या क्या डिडक्शन मिलेंगे? सबसे पहले इसने डिपॉजिट कराया 1,10,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF कहते हैं, और ATC में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। फिर कराया डिपॉजिट 10,000 इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये भी आपका ATC के अंदर मिल जाएगा, ये भी सेविंग्स में एग्जाम्पल नंबर 1 में आया था। फिर है कंट्रीब्यूशन टू 2,10,000 बीइंग 15% ऑफ सैलरी टू न्यू पेंशन स्कीम, ये अलग से है। तो अपन देखें ATC में आपको डिडक्शन मिलेंगे दो, एक तो PPF का और एक सुकन्या समृद्धि प्लान का, कुल मिलाकर 1,20,000 का डिडक्शन मिल जाएगा ATC में। मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है, तो हम तो 1,20 ही दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर इसने न्यू पेंशन स्कीम में पैसे लगाए थे, उसके लिए लगता है 80CCD1। न्यू पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें अगर आप पैसे लगाते हो तो उसमें जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता है 80CCD1, CCD कैफी कॉफी डे। हाँ, तो बुढ़ापे में बैठ के आप वहाँ पेंशन का फायदा उठाना चाहते हैं और आराम से बैठ के वहाँ कॉफी पीना चाहते हैं, तो 80CCD1 में कंट्रीब्यूट करें तो 2,10,000 रुपये, और ये उसकी सैलरी का 15% है, ये भी इसने बता दिया है। तो ध्यान दें इसका रूल क्या है। देखो जैसे 2,10,000 जो है ना, वो तो 15% है जो कंट्रीब्यूशन किया, तो 100% कितना होगा? वो होगा 14 लाख, यानी टोटल सैलरी थी 14 लाख की। तो डिडक्शन जो मिलता है वो मिलता है केवल 10% का, तो 14 लाख का 10% जो डिडक्शन है, उतना ही डिडक्शन जो है वो आपको मिल सकता है। तो 1,40,000 का डिडक्शन जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे अवेलेबल कितना था? तो 80CCD1B और होता है, एक तो CCD1 है, ऐसे CCD1B और होता है, वो होता है एडिशनल डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 50,000 का डिडक्शन और दे रखा है, तो 50,000 का यहाँ मिल जाता है, तो 2/10 में से 50 का तो यहाँ मिल गया, ये जो 50 का है वो यही वाला है। तो बाकी अवेलेबल है 1,60 का, 1,60 तक का मिल सकता है, लेकिन सैलरी का 10% 1,40 होता है, तो उसको 1,40 ही मिलेगा, मैक्सिमम 1,60 तक मिल सकता था, ये 50,000 लेस करने के बाद। तो 1,20 का मिल गया ATC में, 1,40 का मिल गया 80CCD1 में, और
CCD 1B में 50,000 का रिडक्शन आपका और मिल गया। ठीक है, तो अब अपन ये देखें कि यहाँ तक 1,20,000 ये, 1,40,000 ये, टोटल हो गया 2,60,000। अब मैं आपको बताता हूँ ATCCE के बारे में। ATCCE ये कहता है, वो ATC की सभी की डिडक्शन की लिमिट तय करता है कि आप जितना भी ATC और ATCCD 1 में देना चाहते हो वो 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हमारा 1,20 का डिडक्शन यहाँ है, 1,40 का यहाँ, तो 2,60 मिलना चाहिए, पर ATCCE लिमिट डालता है कि 2,60,000 या 1,50,000 दोनों में से जो कम हो, तो 1,50,000 का ही डिडक्शन जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ATCC 1B में आपको एडिशनल 50,000 का यहाँ मिल ही रहा है, ये भी मिल जाएगा आपको। और एक ATCCD 2 में आपको डिडक्शन मिलता है, ये मिलता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे। ये जो आपने दिया है ये एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे, श्रीमती ज्योति के खुद के कंट्रीब्यूशन पे है। एम्प्लॉयर भी इतना ही कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन वहां भी सैलरी के 10% के बराबर ही मिल सकता है, और सैलरी ये 14 लाख का 10% 1,40,000 का डिडक्शन मिल सकता है। अब आप कहोगे सर CCD 1 को तो आपने ATE की लिमिट में, ATCC की लिमिट में लिया है और इन दोनों को नहीं लिया, तो ये रूल है कि ATCCD 1B और ATCCD 2 ये दोनों जो है CCE की लिमिट में नहीं आते, ये इसकी लिमिट में नहीं आते। ATCC की लिमिट में ATCCD 1 आता है और ATC आता है, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। ध्यान रखना कि ATCCE की लिमिट में ये दोनों तो आते हैं पर ये दोनों नहीं आते हैं, तो इसलिए इनको नीचे लिखा गया, इसको 1,50,000 के बाद लिखा गया कि इनका डिडक्शन तो मिलेगा, और लेकिन इन सब का डिडक्शन किसी भी कीमत पर 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगा और यहाँ पूरा मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि ATCCD 1B और ATCCD 2 ये ATC की लिमिट में नहीं आते हैं, और ATC और ATCCD 1 ये ATCCE की लिमिट यानी 1.5 लाख की लिमिट के अंदर आते हैं। ये रूल आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा।